हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। बेटा आज जो है अपन टेस्ट सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें अपना जो है अब तक इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन ले लिया, इसमें अप टू कंप्लीट जो है वो क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व किए हैं। आप सबसे पहले जो है जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम करें और उस फिक्स टाइम के अंदर आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं विदाउट हेल्प। किसी प्रकार की कोई हेल्प आपको नहीं लेनी है और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। सेकंड, जो पहले जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे जो अलॉट होंगे वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वो क्वेश्चन आपको मैं दिखा दूंगा बैकअप टू बैकअप जितने भी हैं 40 क्वेश्चन के अंदर मैंने इसमें इन्वॉल्व किए हैं। उसके नेक्स्ट वन आगे जो है, इसी में जब आप पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन को आप पिकअप कर लेंगे, उसके बाद में मैं यहाँ आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताऊँगा। आप अपने आंसर को मैच करें और अपना कैलकुलेशन खुद बनाएं कि आपने कितना स्कोर किया है। जहाँ तक हो सके नेगेटिव मार्किंग से आप बचने की कोशिश करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग अपनी जो है वो कम से कम हो। तो अपने पास जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है स्क्रीन के सामने है ये कि स्थिर संगठन का जो नियम है वो किसके द्वारा दिया गया। जिसमें अपने पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा है प्राउस्ट, तीसरा है रिचर और चौथा है लेवोजिए। सेकेंड क्वेश्चन जो है आपके सामने है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया। फर्स्ट ऑप्शन में है रिचर, सेकेंड अवगाद्रो, फिर गैलुसेक और फिर प्राउस्ट है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना है। ये 18 म्यू, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ये जो म्यू का चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, इसे बोलते हैं यूनिफाइड मास। ये इसकी इकाई है, यूनिट है, ठीक है। फिर 16 म्यू, 44 यूनिफाइड मास और 22 यूनिफाइड मास। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है आपको कि 52 मोल आर्गन में परमाणुओं की संख्या है। 52 मोल आर्गन में, ये आर्गन है, में परमाणु संख्या कितनी है, ये आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला 5 क्वेश्चन है वो है अल्फा कण क्या है। इसके ऑप्शन आपको नीचे दिए हुए हैं। 6 क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा समूह उचित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, इसमें उचित नहीं है, कौन सा उचित नहीं है वो आपको निकालना है। वो क्वेश्चन नंबर आपका 6। नेक्स्ट अप टू क्वेश्चन नंबर 7, कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंजर समीकरण से संबंधित नहीं है। जो श्रोडिंजर समीकरण से रिलेटेड नहीं है, जिसकी आप व्याख्या इससे नहीं कर सकते, वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है 5वें ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या है, कुल कक्षकों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है वो है पी से कम, यानी पी कक्षकों से कम, पी कक्षकों से ज़्यादा, एस कक्षकों से ज़्यादा और एफ से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सॉरी इसमें आपको चेंज करना है 9 क्वेश्चन के अंदर पी कक्षक से कम, और यहाँ जो बी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें ज़्यादा नहीं है। यहाँ इस जगह क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर ये ज़्यादा नहीं है, पी के बराबर। यहाँ आपको ऑप्शन करना है पी से ज़्यादा नहीं, पी के बराबर। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ। सेकंड, दूसरे ऑप्शन के अंदर आपको करना है पी के बराबर। फर्स्ट है पी से कम, दूसरे ऑप्शन में है पी के ज़्यादा की जगह क्या करोगे, पी के बराबर। थर्ड है सी से ज़्यादा और फोर्थ है एफ से ज़्यादा। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन में आपको पी के बराबर करना है। ये ऑप्शन है पी के बराबर, ज़्यादा नहीं है, यहाँ ज़्यादा नहीं होगा, पी के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 जो है, घबराए नहीं, आगे का क्वेश्चन पीछे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 वगैरह वो सारे आपको पीछे पूरे मिलेंगे, सीक्वेंस चेंज किया हुआ है ये अलग अलग। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो है आपका N2 अणु का बंध क्रम है 3, 2, 1 और 0। ये आपका 18वां। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्न में से किसके द्विध्रुव अवगुण का मान 0 है। NH3 है पहला, दूसरा है SO2, फिर है CO2, फिर है आपका H2O2। ये आपका 19। क्वेश्चन नंबर 20 है वही यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजी दोनों बंध प्रेजेंट हों, दोनों पाए जाते हैं, वो कौन सा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 21 है आपका है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए निम्न में से सही कथन कौन सा है, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 22 स्वतः चालित अभिक्रिया को बताता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना आपको, ये जो ऑल कर रखा है
चौथा ऑप्शन यहाँ ऑल नहीं है, यहाँ आपको ऑप्शन करना है नन। डी की जगह ऑप्शन है वो है नन। ठीक है, 22वें क्वेश्चन के अंदर 3 ऑप्शन क्लियर है आपके, ए बी और सी, ये तीनों ठीक हैं। आपको इस ऑप्शन के अंदर, चौथे ऑप्शन के अंदर करना है नन। चौथा ऑप्शन नन होगा आपका। आंसर नहीं बता रहा हूँ, ऑप्शन चेंज करवा रहा हूँ। चौथे ऑप्शन में आपको क्या करना है, नन। क्वेश्चन नंबर 23 डेल्टा एच तथा डेल्टा ई में क्या संबंध है, वो आपको बताना है। डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या संबंध है। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से अधिकतम एंट्रोपी दर्शाता है। निम्न में से अधिकतम एंट्रोपी दर्शाता है। शुष्क बर्फ है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनिया है और I2 है। क्वेश्चन नंबर 25 है A2X3 की विलेयता y मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है 0.1, यहाँ n जो है इसको आपको ध्यान रखना है कि n क्या है। ठीक है, 0.1 नॉर्मल, n है नॉर्मल, NaOH की pH कितनी होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 27 H2PO4 माइनस आयन का संयुग्मी क्षारक होगा, तो इसका संयुग्मी क्षार क्या है। क्वेश्चन नंबर 28 निम्न में से कौन सा बफर विलयन है, बफर विलयन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 29 अग्र और प्रतीप अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्रमशः K1 एवं K2 हैं, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 अभिक्रिया N2 थ्राइज H2 ट्वाइज NH3 के लिए निम्न में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 31 अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI के साम्य स्थिरांक का मान 49 है। इस अभिक्रिया पर अभिक्रिया HI हाफ 1/2 H2 प्लस 1/2 I2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान होगा। क्वेश्चन नंबर 32 गैसीय साम्य में Kp और Kc के बीच में सही संबंध, इनमें से सही संबंध कौन सा है, वो आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 33 एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 69.3 है सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक। ठीक है, ये ध्यान रखना है अभिक्रिया जो है वो किस कोटि की है। अभिक्रिया जो है वो आपकी प्रथम कोटि के लिए, उसके क्या लिए पूछा है, वेग स्थिरांक का मान पूछा है कि वेग स्थिरांक की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 34 आर्यनीय समीकरण है, इसमें से आर्यनीय समीकरण जो है वो कौन सी है, वो आपको निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 35 एक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग नियतांक, वेग स्थिरांक या फिर वेग नियतांक कितना है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, आपको कोटि पहचाननी है, 0, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 36 है थायोनिल पर क्लोराइड SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से, देखो क्वेश्चन में यहाँ देखना, प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में, हिंट दिया हुआ आपको, प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। देखो यहाँ समय किसमें दिया हुआ है, 60 मिनट के अंदर। तो अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक निकालो। देखो यहाँ समय दिया है 60 मिनट, और देखो आंसर में क्या दी हुई है, सेकंड, सब में सेकंड दी हुई है, तो आपको इस मिनट को किस में बदलना होगा, सेकंड में बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से किसकी गौड़ संख्या न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 38 है आर्सेनिक सल्फाइड कोलाइड ऋणावेशित है, इसमें जो है ये ऋणावेशित है, तो आपको स्कंदन क्षमता निकालनी है, किसकी सबसे ज़्यादा होगी। इनमें से, इन चारों में से किसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है, गोंद, जिलेटिन, रक्त, ए व बी दोनों, तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसकी होगी। और क्वेश्चन नंबर 40 है कोहरा निम्न कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। ठीक है, ये अपने कोलाइड से लिया हुआ क्वेश्चन है। गैस में द्रव, गैस में गैस, गैस में ठोस परिक्षिप्त और द्रव में गैस परिक्षिप्त। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऋणता का सही क्रम है, विद्युत ऋणता का जो है वो वास्तविक क्रम क्या है। ओ पॉजिटिव है ये, एक ओ ऑक्सीजन यानी उदासीन, ऑक्सीजन धनायन, ऑक्सीजन उदासीन है, ऑक्सीजन ऋणायन है। तो इन चारों में से आपको देखना है किसकी विद्युतता सबसे ज़्यादा और किसकी सबसे कम है। अगला है निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है, इनमें से सबसे छोटा आकार किसका होगा। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बनता वाला तत्व है, किसकी इलेक्ट्रॉन बनता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 12 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है प्रथम आयनन विभव का सही क्रम है, इन चार में सबसे ज़्यादा उचित आयनन विभव कौन दर्शाता है।
क्वेश्चन 14, क्वेश्चन नंबर 14 है H3O प्लस में केंद्रीय परमाणु का जो संकरण है वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है किस अणु में दिशाहीन बंध है। दिशाहीन बंध है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है डायमंड में उपस्थित है आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, हाइड्रोजन बंध, और चौथा ऑप्शन है वो है विद्युत संयोजक बंध। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है XCO2F2 अणु की आकृति है। फर्स्ट है त्रिकोणीय द्विपिरामिडी, सेकंड है वर्ग समतलीय, सी है चतुष्फलकीय, और डी आपकी है सी सा। ये आपके जो है वो 40 क्वेश्चन है जो आपका इनऑर्गेनिक का आपके जेट में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब आपको इसके आंसर वो निकालने हैं कि इनके आंसर क्या है। तो इनके आंसर जो है वो बारी बारी से देखेंगे कि किस क्वेश्चन का आंसर अपने पास क्या आएगा। क्लियर। तो पहले आप इन क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, उसके बाद में मैं आपको आंसर बताऊंगा, वो आंसर आपको मैच करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है स्थिर संगठन का नियम किसके द्वारा दिया गया। जो स्थिर संगठन का नियम है वो सबसे पहले किसने दिया था, वो दिया था प्राउस्ट ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। व्युत्क्रम अनुपात का नियम ये किसके द्वारा दिया गया। व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो है वो सबसे पहले किसने दिया था, रिचर ने। क्वेश्चन नंबर 3 है CO2 का मोलर द्रव्यमान है। तो CO2 का जब बेटा मोलर द्रव्यमान निकालोगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक मेथड तरीका वो ये है कि यहाँ CO2 दिया हुआ है तो कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन की संख्या है 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी दी हुई है 2। एक कार्बन का भार कितना होता है 12 और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो 12 को 1 से गुना करोगे तो कितना हो गया 12, और 16 को 2 से गुना करोगे तो कितना हो गया 32। इनका टोटल कर लो कितना हो गया आपका 44। तो इस क्वेश्चन का आंसर CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा 44। ऐसा ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अपने जेट के एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करें, 52 मोल आर्गन में परमाणुओं की संख्या है। 52 मोल आर्गन में परमाणुओं की संख्या है। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए मोल दिया हुआ है, परमाणु की संख्या आपको निकालनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला काम में आता है। वो काम में आता है N/N A बराबर स्मॉल n। ये तो होता है मोलों की संख्या। ठीक है। n है परमाणुओं या अणुओं की संख्या और Na है अवगाद्रो संख्या। तो आपको n निकालना है, परमाणु संख्या n निकालना है। तो आप इस Na को जो है वो यहाँ इस मोल के पास ले जाओ। तो n को Na से गुणा करना है। तो n बराबर क्या हो गया n गुणा Na। ठीक है। अब n का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 52। अवगाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। आप 52 को 6.023 गुणा 10 की घात 23 से गुणा करोगे तो आपका जो आंसर आएगा गुणा करने पर वो आंसर होगा 3.13 गुणा 10 की घात 25। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था अल्फा कण है। अल्फा कण होता है अपने पास ट्वाइज He4। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट अगला, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का समूह कौन सा समूह उचित नहीं है। जो समूह अपने पास उचित नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो देखो मुख्य ये क्रम से है। इसमें पहला मान n को दर्शाएगा, दूसरा l को, तीसरा m को, चौथा s को। तो देखो यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या का मान n का मान हमेशा ज़्यादा होता है, ये बात ठीक है 3। उसके बाद में l का मान 2 है तो m का मान -2 हो सकता है, इसका कोई खास फर्क नहीं होता, +1/2 या फिर -1/2। n का मान 4 है, ठीक है। l का मान 0 है तो m का मान भी 0 हो सकता है, ये भी ठीक है। अपने को ये छांटना है सही कौन सा नहीं है। तीसरे ऑप्शन में आओगे तो ये 3 है, n का मान 3 है, l का मान 2 है। अब l का मान 2 है, m का मान -3 है। जब l का मान ही 2 है तो m का मान -3 कैसे हो सकता है। तो ये अपना जो आंसर है वो इस क्वेश्चन का होगा। इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है 3, 2। तो जो m का मान है वो क्या हो सकता है -2, -1, 0, +1 और +2।
यही इसके पॉसिबल संभव मान है। तो यहाँ जो अपने पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का होगा सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सी क्वांटम संख्या श्रोडिंजर समीकरण से संबंधित नहीं है? श्रोडिंजर समीकरण से संबंधित नहीं है तो कौन सी है? चक्रण क्वांटम संख्या एस। पांचवें ऊर्जा स्तर में कक्षकों की कुल संख्या है। पांचवें ऊर्जा स्तर में कुल कक्षकों की संख्या कितनी होती है? कक्षकों के लिए फॉर्मूला जो आता है वो कहाँ में आता है? एन स्क्वायर। ठीक है, किसी भी ऊर्जा स्तर को कहा जाता है क्या? ऊर्जा स्तर को कहा जाता है कोष। ऊर्जा स्तर को कोष भी कह सकते हैं। तो किसी कोष में कुल कक्षकों की संख्या होती है एन स्क्वायर। तो मेरे पास कोष कौन सा दिया हुआ है? पांचवा। तो आप 5 का स्क्वायर करोगे, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर कितना आएगा? 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन को समझ में? पांचवें ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाता है? कोष कहा जाता है। ठीक है, कोष कौन सा दे दिया आपको? पांचवा। इसमें कक्षकों की कुल संख्या के लिए फॉर्मूला काम में आता है एन स्क्वायर। तो एन का मान कोष है तो 5 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर यानी 5 × 5 बराबर कितना हो गया आपका? 25। तो आंसर हो गया आपका 25, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूं, डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसको मैंने करेक्शन करवा दिया था। तो आंसर होगा इसका एस से ज़्यादा। यहाँ क्या था? पी के बराबर, ऑप्शन ये था ही। आंसर जो है वो होगा सी, एस से ज़्यादा। देखो पी से कम नहीं हो सकते डी कक्षक में। बी कक्षक से डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बी में आएंगे आपके 10। ये होगा पी के बराबर। मैंने ऑप्शन करेक्शन करवाया था वहाँ, पी के बराबर भी नहीं हो सकते। फिर है एस से ज़्यादा, जाहिर सी बात है एस से ज़्यादा। एफ से ज़्यादा हो सकते हैं, एफ से भी ज़्यादा नहीं हो सकते। एफ से क्या होंगे? कम ही होंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18, N2 अणु का बंध क्रम है। N2 अणु का बंध क्रम कितना होगा? 3। क्योंकि एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 2 नाइट्रोजन में कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन। और जिनमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए बंध क्रम का मान कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0? द्विध्रुव आघूर्ण 0 किसके लिए होगा? ऐसे अणु जिनकी ज्यामिति क्या होती है? रेखीय होती है, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? 0 होता है। तो इसका आंसर क्या है? CO2। क्योंकि जो CO2 है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी, ये इसकी ज्यामिति कैसी है? रेखीय। जितना इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींचेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींचेगी। अब क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, दोनों समान है, समान विद्युतणी है, तो बराबर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आंसर हो गया अपना CO2। आप इसे ऐसे भी याद सकते हो कि जितने भी रेखीय अणु हैं उनकी ज्यामिति क्या होती है? रेखीय ज्यामिति होती है, उनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था वो है, वह यौगिक जिसमें आयनिक और सहसंयोजी दोनों बंध उपस्थित हों, दोनों होने चाहिए। तो देखो CH4 इसमें पूरे चारों बंध सहसंयोजी, H2 इसमें सहसंयोजी। यहाँ बात करें KCN, तो KCN की जो संरचना होती है वो KCN होता है KC∧N। जो KCN जो टूटता है वो टूटता है K+ में और CN- में। ये इसका वियोजन होता है। तो ये प्लस और माइनस बनना तो गया आयनिक बंध, और C और N के बीच में ये त्रिबंध पाया जाता है। तो यहाँ इस CN में क्या पाया जाता है? सहसंयोजी बंध। तो KCN में जो है इसका आंसर हो गया KCN, आयनिक बंध भी है और सहसंयोजी बंध है। KCl नहीं होगा क्योंकि KCl टूटता है K+ में और Cl- में। तो इसमें तो केवल आयनिक बंध ही प्रेजेंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा C, जिसमें आयनिक और सहसंयोजी दोनों बंध उपस्थित हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए निम्न में से सही कथन है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए जो है वो सही कथन कौन सा होगा? ऊष्माशोषी होती है जो ऊष्मा का अवशोषण करती है। तो ऊष्मा का अवशोषण करेगी तो एंथैल्पी में क्या होगी? वृद्धि। और एंथैल्पी में वृद्धि होगी तो उसका मान कैसा होगा? धनात्मक। तो यहाँ अपने पास जो आंसर होगा वो होगा कौन सा? इसका A, फर्स्ट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 22। इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें मैंने ऑप्शन करेक्शन करवाया था और पूछा है कि स्वतः चलित यानी जो अपने आप होने की अभिक्रियाएं, ऐसी कौन सी अभिक्रिया जो अपने आप होती हैं? तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आएगा चौथा। ये नहीं है, ऑल नहीं है, मैंने यहाँ करेक्शन करवाया था और यहाँ करवाया था आपको नन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? नन।
स्वतः चालित के लिए क्या होता है, यानी कौन सी अभिक्रिया अपने आप होती है जिसके लिए डेल्टा जी का मान 0 से कम हो, यानी डेल्टा जी का मान जिनके लिए ऋणात्मक होता है वो अभिक्रिया अपने आप होती है। और यहाँ ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ डेल्टा जी का मान क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, प्लस में हो रहा है, जबकि अभिक्रिया स्वतः होने के लिए डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो यहाँ आंसर जाएगा आपका नन, चौथा नन। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 23, डेल्टा एच और डेल्टा ई में संबंध है। डेल्टा एच और डेल्टा ई में क्या संबंध है, डेल्टा एच बराबर अपने पास संबंध था डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, एक्चुअल अपने पास ये है। अब पी डेल्टा वी को क्या लिखा जा सकता है, पी डेल्टा वी इसको लिखा जा सकता है डेल्टा एन आर टी, ठीक है, पी डेल्टा वी को लिखा जा सकता है डेल्टा एन आर टी। तो जब इसको ये लिखा जाएगा तो यहाँ ऑप्शन में अगर देखें तो अपना ऑप्शन क्या होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा है डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी की जगह लिखा हुआ डेल्टा एन जी आर टी। तो ऑप्शन हो गया मेरा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं, निम्न में से अधिकतम एंट्रोपी दर्शाता है जिसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ देखो इसके लिए मैंने क्वेश्चन तरीका हिंट बताया था कि अपने पास किसी भी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं। इनमें से गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में लिक्विड की होती है, सबसे कम होती है ठोस की। तो इस नियम के आधार पर देखोगे तो इस नियम के आधार पर शुष्क बर्फ ये किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में, तो इसकी तो नहीं होगी। उसके बाद में एमोनियम क्लोराइड किस अवस्था में दिया हुआ है, ठोस में, इसकी नहीं होगी। उसके बाद में आयोडीन दी हुई है ठोस अवस्था में, इसकी नहीं होगी। ये है अमोनिया किस अवस्था में, गैस में। तो आंसर होगा अपना अमोनिया, सी। अगला A2X3 इसकी विलेयता y मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल होगा, तो इसका विलेयता गुणनफल होगा 108 y की घात 5। अगला क्वेश्चन है 0.1 नॉर्मल NaOH की pH, इसकी pH इसका मान होगा आपका 13। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 27, H2PO4 माइनस आयन का संयुग्मी क्षारक निकालना है। तो संयुग्मी क्षार के अंदर एक प्रोटॉन कम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा HPO4 माइनस। कौन सा बफर विलयन है, बफर विलयन के लिए अमोनियम क्लोराइड प्लस NH4OH D। क्वेश्चन नंबर 29, अग्र और प्रतिप अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक क्रमशः K1 और K2 है, तो अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ऑप्शन सी K1 बटा K2। क्वेश्चन नंबर 30, N2 गैस 3H2 गैस ट्वाइस NH3 गैस, इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अभिकारकों के मौलों की संख्या कितनी है, कुल मौलों की संख्या है 4, उत्पादों के कुल मौलों की संख्या है 2। तो आंसर होता है उत्पादों की मौलों की संख्या माइनस अभिकारकों की मौलों की संख्या। उत्पाद कम है, अभिकारक ज़्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर Kc का मान ज़्यादा होता है किससे, Kp से। उत्पाद ज़्यादा हो और अभिकारक उत्पाद कम हो और अभिकारक ज़्यादा हो। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया अपना क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 31, अभिक्रिया H2 प्लस I2 2HI के साम्य स्थिरांक का मान 49 है। इस ताप पर अभिक्रिया HI बराबर 1/2 H2I2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान। तो ये जो दोनों अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया और ये अभिक्रिया एक दूसरे की उल्टी है। इस अभिक्रिया में जो उत्पाद है वो इस अभिक्रिया में अभिकारक है, इस अभिक्रिया में जो अभिकारक है वो इस अभिक्रिया में क्या है, उत्पाद है, तो विपरीत है। दूसरा, ये जो नीचे वाली अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया ये क्या है, आधी है, और ये ऊपर वाली अभिक्रिया क्या है, दुगनी है। तो इसके लिए एक सीधा सा नियम होता है कि जो अभिक्रिया दुगनी होती है उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, अंडर रूट। तो आप 1 उल्टी है इसलिए क्या लगाओगे, 49, तो इसका मान आएगा 1/7। तो इस क्वेश्चन के लिए जो अपने पास आंसर होगा वो आंसर होगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, गैसीय साम्य में Kp तथा Kc के बीच में सही संबंध है। तो Kp और Kc के बीच में संबंध होता है Kp बराबर Kc इंटू RT, इसकी पावर होता है डेल्टा n। ये अपने पास जो है वो इसका संबंध होता है। तो ऐसा आंसर क्या है अपने पास, Kp बराबर Kc RT इसकी पावर डेल्टा n, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु
69.3 सेकंड है, तो इसका वेग स्थिरांक होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए प्रथम कोटि की है, तो प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक फॉर्मूला काम में आता है T1/2 बराबर 0.693 अपॉन के। ये फॉर्मूला आपके क्वेश्चन में ये अर्धायु दी हुई है T1/2। आपको के का मान निकालना है, तो के को तो यहाँ ले जाओ और T1/2 को के की जगह ले आओ। तो वैल्यू जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी के बराबर 0.693 अपॉन अर्धायु का मान हो गया 69.3। अब आपको इसका भाग इसमें देना है, तो जब आप इसका भाग इसमें दोगे तो आंसर आएगा 10⁻²। अब गुणा भाग आपको आना चाहिए, गुणा भाग आपका है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 34, आर्यनीय समीकरण है। इसमें से जो आर्यनीय समीकरण है वो के बराबर ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। ऑप्शन नंबर बी। ए का अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना है, तो कोटि होगी। तो देखो यहाँ पे आंसर इसमें दिया हो, प्रति सेकंड इकाई किसकी होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया की। तो इसका आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा होने में 60 मिनट का समय लगता है। तो अभिक्रिया जो है वो प्रथम कोटि की है, तो वेग स्थिरांक का जो मान होगा वो वेग स्थिरांक का मान कितना होगा। इसमें समय आपको चेंज करना था, मिनट की जगह जो है वो आपको सेकंड में आंसर लेना है। तो इसका आंसर होगा 1.925 गुणा 10⁻⁻4 सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किसकी गोल्ड संख्या न्यूनतम है। तो सबसे कम गोल्ड जो संख्या है वो किसकी होती है, जिलेटिन की। आर्सेनिक सल्फाइड ऋणावेशित है, तो जिसके लिए धनायन का मान जितना ज़्यादा होगा उसकी स्कंदन क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो इसके लिए आंसर होगा ए AlCl3 की। उसमें एल्यूमिनियम के ऊपर +3 है, ठीक है, तो इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। अगला है, निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड है। तो निम्न में से द्रव विरोधी कोलाइड होगा आपका रक्त। अगला है, कोहरा निम्न कोलाइडी तंत्र का उदाहरण है। कोहरा जो है वो गैस में द्रव परिक्षिप्त है, यानी गैस परिक्षेपण माध्यम है और द्रव परिक्षिप्त प्रावस्था है। गैस ज़्यादा है और उसमें द्रव कम है। ऑप्शन हो गया आपका ए, गैस में द्रव परिक्षिप्त। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10, विद्युतता का सही क्रम है। तो इसमें सबसे ज़्यादा विद्युतता वो होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगी। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत कम है वही इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ जो है वो O+ इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज़्यादा खींचेगा। फिर इसके पास इलेक्ट्रॉन उदासीन अवस्था में यहाँ पे माइनस है, पहले से इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो पहले से इलेक्ट्रॉन रखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो सबसे ज़्यादा खींचेगा O+, फिर O और उसके बाद में O-। तो ऑप्शन हो गया अपना ए। निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा। तो ये देखो, ये सारी की सारी आपकी सम इलेक्ट्रॉनिक है, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो इस कंडीशन के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब में समान हो, सम इलेक्ट्रॉनिक हो, तो जिसके ऊपर जितना प्लस है उसका आकार उतना ही छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो अपने पास आंसर होगा Na+, ठीक है, क्योंकि ये सब इलेक्ट्रॉनिक है, सारी की सारी स्पीसीज ही सम इलेक्ट्रॉनिक है। अब सम इलेक्ट्रॉनिक है सारी की सारी, तो जिसके ऊपर प्लस जितना ज़्यादा है उसका आकार उतना ही छोटा होता है, जिसके ऊपर माइनस का मान जितना ज़्यादा है उसका आकार उतना ही बड़ा होता है। ये नियम लागू किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी है, पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की। अगला है, प्रथम आयनन विभव का सही क्रम है। प्रथम आयनन विभव का सही क्रम, इसके लिए ऑप्शन होगा फर्स्ट ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, H3O+ में केंद्रीय परमाणु का संकरण है। यहाँ केंद्रीय परमाणु क्या है, ऑक्सीजन। तो इसमें इसका संकरण क्या होगा। तो जो H3O+ है इसमें बेटा H3O+ में ऑक्सीजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ी हुई हैं। केंद्रीय परमाणु के पास होते हैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 तो इलेक्ट्रॉन तो ये हो गए ऑक्सीजन के, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये चौथा इलेक्ट्रॉन और ये पांचवा इलेक्ट्रॉन। 1+ 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिया, छठा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। तो अब यहाँ देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक लॉन पेयर का 4 सिग्मा। और जिसके पास 4 सिग्मा हो तो उसका संकरण क्या होता है, sp3। दिशाहीन बंध है। अगला क्वेश्चन है 15वां, दिशाहीन बंध। दिशाहीन बंध कौन होता है। अपने पास मुख्य रूप से 3 बंध है, आयनिक, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी। जिसमें सहसंयोजी और उपसहसंयोजी में दिशा होती है, दिशात्मक बंध होते हैं, लेकिन आयनिक बंध जो है वो दिशाहीन होता है, आयनिक बंध में दिशा नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा CS
Cl, क्योंकि ये आयनिक बंध बनाता है। बाकी सब में तीनों में सहसंयोजी बंध उपस्थित है। तो इस क्वेश्चन के लिए 15वें क्वेश्चन के लिए आंसर है CsCl, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, आयनिक बंध प्रेजेंट है। अगला है 16वां, डायमंड में उपस्थित है। डायमंड में जो है वो क्या पाया जाता है, डायमंड में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। हीरे में कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजी। अगला है XeO2F2 अणु की आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति होती है सीसा। क्लियर। तो ये आपके इस तरीके से आंसर है। आप अपने इनको आंसर को मैच कीजिए और अपनी कैलकुलेशन खुद निकालिए। इसमें एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। जिसने मार्किंग की है, नेगेटिव मार्किंग आपको अवॉइड करनी है। जिसने गलत किया है, क्वेश्चन गलत किया है, वो अपना -1 कर लें आए हुए में से। और बाकी टोटल आपका ये पेपर हो गया 160 नंबर का। मार्किंग 160 नंबर की है, 160 में से आपको मार्किंग करनी है। नेक्स्ट अगला टेस्ट जो होगा वो अपना ऑर्गेनिक का, कंप्लीट ऑर्गेनिक प्लस आपकी जो सॉइल केमिस्ट्री है उससे रिलेटेड दोनों पोर्शंस को मिला के नेक्स्ट अगला टेस्ट होगा। उससे अगले टेस्ट की जानकारी आपको नेक्स्ट अगले टेस्ट में दे दी जाएगी।